आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का भूगोल की किताब संसाधन एवं विकास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिज हम लोग पिछली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति संसाधन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत भूमिका निभाते हैं। पावर हो अथवा एनर्जी बोल सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत भूमिका निभाते हैं, रोल अदा करते हैं हम लोग के जीवन में। जैसे उद्योग में, कृषि में, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा, इन सभी के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति मीन्स एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम लोग ऊर्जा संसाधनों को, एनर्जी रिसोर्स को दो भाग में बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है, बहुत पुराना है। और गैर परंपरागत मतलब कुछ नए विधि, नए टेक्नोलॉजी के साथ ऊर्जा का निर्माण करना। तो ये पहला आपको वो हेडिंग दिया गया है परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत का इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाया जा रहा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन है बच्चों? जो बहुत लंबे समय से उसको हम लोग समान उपयोग में ला रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? तो ईंधन है और जीवाश्म ईंधन। ये दो परंपरागत ऊर्जा के मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है, जहां से परंपरागत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग परंपरागत स्रोत से ही आपके बुक में दिया हुआ है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, दोनों के बारे में लाभ और हानि दिया गया है। पहले उसको समझते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम। तो लाभ में बोल रहा खनिज तेल में आसानी से परिवहनीय, मतलब उसको कहीं भी हम लोग आसानी से यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बोलता है आपका लाभ में खनिज तेल का पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। पेट्रो रसायन क्या होता है? जमीन के अंदर एक पेट्रो रसायन, एक पेट्रोकेमिकल बना रहता है, इसको काला पदार्थ टाइप का रहता है, क्ले टाइप का रहता है, उसी का हम लोग पेट्रो रासायनिक कहते हैं। उसी से हम लोग को टेम्परेचर देने के बाद वो डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उसके अलावा मोम, मिट्टी का तेल, इस तरह अनेक प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। इसी का हम लोग पेट्रो रसायन कहते हैं। तो पेट्रो रसायन उद्योग का ये आधार है। इससे हानि क्या है देखिए, तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अक्षय, तेल और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अक्षय होता है, कमी होता है। निर्मुक्त प्रदूषण, इससे हम लोग का प्रदूषण फैलता है और इससे कारण हम लोग एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होता है। इससे प्रदूषण फैलता है खनिज तेल से, और इससे कारण अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। नए ईंधन का हम लोग उसको प्रस्कृत करना, फिल्टर करना, ऐसा खोज करना इतना आसान नहीं है, रिसर्च करना। लाभ, प्राकृतिक गैस जैसे लाभ क्या है? तो आसानी से परिवहन, इसी जगह उस जगह आसानी से ले जा सकता है। दूसरा, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल और कोयला से ज़्यादा स्वच्छ, ज़्यादा साफ है, और यह तेल से सस्ता है। आगे बढ़ते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। तो इसमें देखिए आपको ईंधन दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ है और जल विद्युत दिया गया है। सबसे पहले हम ईंधन के बारे में बात करते हैं। ईंधन का लाभ जानते हैं और इसके बाद जानते हैं हानि। तो लाभ में पहला है सुप्राप्य। सुप्राय के मतलब इसको आसानी से इसेबल है, इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, माने बहुत से लोगों को ये
ऊर्जा प्रदान करता है ईंधन। इसका हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग, इसको जमा करने में, कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरा, इससे प्रदूषण फैलता है। तीसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हरित गृह प्रभाव भी बोलता है, ये बढ़ता है इससे। इसके अलावा इसका हानि का है निर्वनीकरण। निर्वनीकरण बोल रहा है इससे इस ऊर्जा से हम लोग को बहुत सारे वनों की कटाई करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं निर्वनीकरण। निर्वनीकरण बोलते हैं इसको, वनों की कटाई की प्रोसेस हम लोग को निर्वनीकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं कोयला। कोयला का लाभ क्या जानते हैं? तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है, बहुत इलाकों में उपलब्ध है कोयला। विद्युत रूपांतरण के उपयोग था, इससे हम लोग का विद्युत बिजली का निर्माण होता है कोयला से। इसका जानते हैं हानि क्या है? कोयला से हमारा प्रदूषण होता है और परिवहन के लिए भारी है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए भारी होता है। नेक्स्ट हमारा है जल विद्युत। जानते हैं पहले जल विद्युत के लाभ क्या है? तो प्रदूषण मुक्त है, जल विद्युत से पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा मिलता है। सिंचाई में खेतों में पानी देना और मत्स्य में मछली का पालन, ये दोनों का आसानी से हम लोग कर सकते हैं और यह बहुत सस्ता है। इसका हानि क्या है कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन। स्थानीय समुदाय का विस्तार मीन्स जहाँ पे ये विद्युत निर्माण हो रहा है जल विद्युत, वहाँ पर जो समुदाय निवास करते उनको वो जगह छोड़ कर कहीं दूसरे जगह में जाना पड़ेगा। इसी के यहाँ बोला है स्थानीय समुदाय का विस्थापन, वहाँ से लोग का विस्थापन हो जाएगा। निम्न क्षेत्र का जल पावन, जो वहाँ पे क्षेत्र था पूरा में जल भर जाएगा। तीसरा है स्थापित करने में खर्चीला, इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत खर्चीला होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, ईंधन के बारे में, कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा जो भी आपको बताया प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईंधन से। देखिए ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ईंधन का उपयोग आज हम लोग खाना बनाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। हमारे ग्रामीण द्वारा, हमारे गांव में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। हमारे ग्रामीण जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा हमें ईंधन का ही प्रयोग करता है। वो लोग लकड़ियों का उपयोग करता है। ये लोग देख सकते हैं, ये उत्तर पूर्व की महिला है जो ईंधन को लेकर जा रही है, ईंधन में लकड़ी को लेकर जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष, अवशेष मतलब उसका बचा हुआ है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे हुए थे। क्या बोल रहा कि पौधा माने प्लांट हो या जानवर का अवशेष, लाखों वर्ष जो धरती पृथ्वी के अंदर दबे रह गए। ताप मीन्स टेम्परेचर, ताप और ताप माने टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से वह जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। क्या समझे बच्चों कि पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर मीन्स अर्थ के अंदर दब गए और दबने के बाद उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वह धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन जैसे आप कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और ये सब परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं जिसका हम लोग बहुत लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित, इसका जो भंडार जो स्टोर है वो सीमित है, लिमिट है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है।
जिस प्रकार विश्व के लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि आने वाले दिन में एक दिन ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस दर से उसका उपयोग लोग कर रहे हैं उस दर से उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह हो सकता है कि शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितना उसको बनने में समय लगता है उससे ज़्यादा लोग अभी उपयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, घर में ईंधन के रूप में, उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन, ये सभी में, इसके अलावा विद्युत में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोयला का उपयोग कहाँ होता है? तो घरेलू में खाना पकाने के लिए। इसके अलावा उद्योग जैसे लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वाष्प इंजनों का उद्योग, इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने भी किया जाता है कोयला का उपयोग। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला से जो बिजली हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाख वर्ष पूर्व विशाल फर्न एक पौधा, एक प्लांट है। फर्न में से एक प्लांट का नाम है फर्न। वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से में दबने से बना है। तो कोयला का निर्माण कैसे बने हैं? तो विशाल फर्न और दलदल जो पृथ्वी के परत में दब गए, उसी से कोयला का निर्माण हुआ है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप रूप में जाना जाता है। अंतर्हुप धूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोयला जो है पूरी तरह पौधों से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक है चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक कौन है? जहाँ पर कोयला निर्माण होता है उसमें चीन है, अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। इसके अलावा भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज जो आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा झरिया, धनबाद, बोकारो ये झारखंड में। ये सभी कोयला के उत्पादक देश हैं। अब आगे बात करते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों को शुरुआत गाढ़े कालो द्रव से होता है, क्योंकि पेट्रोलियम एक पदार्थ का नाम है जो गाढ़े और काले रंग का होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलो में रॉक, चट्टान, यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा बच्चों? तो सैल की परतों के बीच में पाया जाता है। क्या? पेट्रोलियम। तो कैसा रहता है? काला रहता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से क्या है? अब यहाँ वध आया वेधन के मतलब होता है उसको फिल्टर करना, उसको अलग अलग करना, टेम्परेचर दे के, अलग अलग तापमान दे के डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इस सबको अलग करने को हम लोग वेधन बोलते हैं। तो इसका वेधन जो होता है अपतटीय का मतलब होता है जो समुंदर के अंदर तल में है, और तटीय मीन्स जो समुंदर के बाहर है। याद फिर से बता दे रहे बच्चों आप लोग को। अपतटीय मतलब समुद्र के अंदर जो उसका बेसिन जो तल है उसमें उसके अंदर है, उसको हम लोग अपतटीय बोलेंगे, और जो समुद्र के बाहर उसको हम लोग तटीय बोलते हैं। तो इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र से किया जाता है। तदुपरांत उसके बाद इसे परिष्करणशाले मतलब उसको फिल्टर, जहाँ पे फिल्टर का मशीन लगा रहता है अलग अलग करने के लिए, वहाँ भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के, अपरिष्कृत मतलब वही काला पदार्थ,
अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रोसेस से मन या प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और संहक तैयार किए जाते हैं। कहीं भी आपको पता चल गया कि पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ को सबसे पहले परिष्करशालय में भेजा जाता है और उसके बाद उसको अलग अलग प्रोसेस द्वारा, प्रक्रम द्वारा नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम में डीजल बना दिए, पेट्रोलियम डीजल बना दिए, उससे पेट्रोल बना दिए, मिट्टी का तेल बना दिए, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक। ये कैसे बनते? उस काला पदार्थ को ताप दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, अलग अलग तापमान में वो अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम का एक पदार्थ है और इससे जो आपको उत्पाद क्या बने बच्चों आपके साथ? तो डीजल बने, पेट्रोल बने, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, सेने, ये सभी किसको क्या बोलेंगे हम लोग? काला सोना बोलेंगे, क्योंकि यह बहुत क्या है? मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। आगे बढ़ने से पहले शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो आपका बुक में दिया हुआ है। पेट्रोलियम शब्द जो है, पेट्रोलियम जो वर्ड जो है, वो लैटिन के शब्द पेट्रा और ओलियम दो से लिया है। लैटिन शब्द है पेट्रोलियम, मीन्स पेट्रो और ओलियम, पेट्रो का मतलब होता है सेल और ओलियम के मतलब होता है तेल, मतलब सेल तेल। पेट्रोल का मतलब होता है सेल तेल, मीन्स सेल से निकला हुआ तेल, इसको ऐसे हम लोग बोला सकता है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, पेट्रोलियम के मुख्य देश है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। पेट्रोलियम जो मुख्य उत्पादक जो है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक इसके अलावा और जो उत्पादक देश कौन कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है। इसके अलावा भारत में मुख्य क्षेत्र असम में डिगबोई है, बम्बई में बम्बई हाई और कृष्ण और गोदावरी नदी के डेल्टा। भारत में कौन कौन है? तो असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्ण और गोदावरी नदी के डेल्टा में ये पेट्रोलियम पदार्थ उपस्थित है। अगला आपका हेडिंग है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को पढ़ने से पहले इसके बारे में आपके बुक में दिया, उसको पहले जान लेते हैं हम लोग। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी मतलब अच्छा मित्र, हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, मतलब अच्छा ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में क्या है? कम प्रदूषण फैलाता और सस्ता भी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्राकृतिक गैस के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसी से हम लोग का प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है और तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अपरिष्कृत मतलब वही काला पदार्थ, जब वो काला पदार्थ जिससे हम लोग पेट्रोलियम करते हैं, जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तब इसका निर्माण हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग घरेलू रूप में भी करते हैं, सीएनजी। इसके अलावा वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी किया जाता है। कार, ऑटो सब में आजकल सीएनजी उपयोग हो रहा है। इसका जो है उत्पादक देश जो है रूस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम वीके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। वर्ल्ड में बोला जाए तो रूस है, आपका रूस है, नॉर्वे, वीके, नीदरलैंड, ये सभी प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश है। इसके अलावा भारत में बात बोला जाए तो भारत में जैसलमेर,
कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और बॉम्बे से कुछ अपतटीय, अपतटीय मीन्स समुद्र के अंदर तल में, अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन। ये सभी एग्जाम्पल आप नोट डाउन करिए, एग्जाम आप लोग को पूछा जा सकता है। विश्व के बहुत कम देशों के पास, विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। विश्व के बहुत कम देशों के पास अपना खुद का प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। जिस प्रकार हम लोग जीवाश्म ईंधन मतलब ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, सब सभी क्या है, सभी हमारे जीवाश्म ईंधन है, जिसको कि तेजी गति से उपयोग करने से ये समाप्त हो सकते हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता के, जब इसको जलाया जाता है ईंधन को, विषैले प्रदूषक जो हमारे वायुमंडल को पॉल्यूटेड प्रदूषण करते हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना, अनियंत्रित टोटी टपकने मीन्स नल कभी आप लोग खराब हो जाता है, जिसका पानी बहता है, रिसाव होता है, उसी को बोल रहा है टोटी के टपकने के समान। जब टोटी आपको टपकेगा, नल से पानी गिरेगा हमेशा 24 घंटा, एक दिन तो टंकी पूरा खाली हो जाएगा, उसी से कंपेयर किया जा रहा है जीवाश्म ईंधन के उपयोग का। तो फिर से पढ़ दे बाबू आप लोग के लिए, जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो जीवाश्म ईंधन के स्वस्तर विकल्प है। कुछ लोग समझ गए और इसका अल्टरनेटिव यूज खोज रहे हैं, इसके अलावा हम लोग क्या है इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बोला गया बच्चों। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत, जैसे हम बोल सकते हैं पवन ऊर्जा, हमारा सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी क्या है गैर परंपरागत स्रोत, इसका आप लोग उपयोग करने बोल रहा है, जो कि जीवाश्म ईंधन से ज्यादा स्वच्छ है। आगे बढ़ते हैं, जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल, बांधों में से डैम या बांधों में वर्षा जल तथा नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों में वर्षा के जल को और नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए उसको जमा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर डैम के अंदर से पाइप के द्वारा बांध के अंदर पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर देख सकते हैं आप लोग। ये बांध आपका है, आपका देखिए गेट है, ये पानी कहाँ गिर रहा है, टरबाइन में गिर रहा है। जब टरबाइन घूमता है, इसे कनेक्ट किससे होता है, जनरेटर से। तो जनरेटर बिजली कहाँ भेजता है, सप्लाई करता है, पोल द्वारा हमारे घर तक पहुंचता है। इसी को बोला गया आपका कि बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर, इसके ऊपर गिरता है और घूमते हुए, क्या घूमता है, टरबाइन घूमते हुए ब्लेड, ये दिख रहा है लगा हुआ, ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमा, जनरेटर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है जनरेटर, उसको घुमाते हैं और यही मेरा जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, विद्युत बनने के बाद जो जल बहता है, विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, उसका उपयोग हम लोग कृषि खेती में कर सकते हैं और उसको किया भी जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। पूरा विश्व में अगर 4 यूनिट बिजली की आवश्यकता है तो 1 यूनिट सिर्फ जल विद्युत द्वारा ही पूर्ति किया जाता है।
विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। यहाँ याद रखिएगा कि विश्व का जो सबसे पहला जो जल द्वारा विद्युत बनाया था कौन था? नॉर्वे था। इसको नोट डाउन करिए बच्चों आप लोग कि विश्व में सबसे पहले जो था नॉर्वे ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहला बार जल से विद्युत को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत ने कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत किए जैसे भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, इसके अलावा दामोदर नदी घाट। ये सभी परियोजनाएं हैं जो भारत निश्चित है जो जल द्वारा विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हेडिंग है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। हम लोग परंपरागत स्रोत के बारे में विस्तार से पढ़ चुके। आज अब हम लोग पढ़ेंगे गैर परंपरागत स्रोत। तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाए। अगर हम लोग परंपरागत जो ईंधन हमें प्राप्त है उसका हम उपयोग करेंगे तो आने वाले दिन समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग किनका उपयोग? परंपरागत स्रोत का। इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी को उपयोग करने बोल रहा है क्योंकि परंपरागत जो स्रोत हमारे जो है उससे प्रदूषण भी फैलता है और उसका भंडार भी सीमित है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं वो नवीकरणीय होता है, नवीकरण में से फिर से बन जाते हैं और उससे हम लोग उपयोग करके अपनी आवश्यकता का पूर्ति कर सकते हैं। सभी के बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उन लोग का लाभ क्या है और हानि क्या है। तो सबसे पहले आपके बुक ने दिया है पवन ऊर्जा, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो जानते हैं पवन ऊर्जा का लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। दूसरा, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की लागत कम, एक बार उसको एस्टैब्लिश हो जाता है कहीं पर तो उससे विद्युत उत्पादन लागत कम होता है। तीसरा, सुरक्षित और साफ है, ये सेफ है और स्वस्थ भी है, क्लीन भी है। इससे हानि क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, इसको लगाने से बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। इसके अलावा पवन चक्कियों का स्थापित करना महंगा है, पवन चक्कियों को जो एस्टैब्लिश करना बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली आता है वो। इसके अलावा रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, तो रेडियो और दूरदर्शन जो सैटेलाइट से होते हैं कनेक्ट, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है पवन ऊर्जा होने के कारण। इसके अलावा पंछियों के लिए हानिकारक है, बर्ड्स या पंछी के लिए क्या है? हानिकारक है। इसके अलावा देखिए सौर ऊर्जा, देखते हो सौर ऊर्जा का हानि क्या है? तो सौर ऊर्जा का हानि क्या है? ये बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा है। इसके अलावा स्रोतों के विकसित होने से ऊर्जा क्या होता है? स्रोत को इसके जो सोर्स है उसको फैलने से ऊर्जा क्या होती है? बर्बादी होती है। इसका लाभ क्या है? असमाप्ति है, असमाप्ति मतलब ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा इसका लाभ क्या है? ये प्रदूषण मुक्त है, मतलब इसमें प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा का लाभ देखिए, ये भी प्रदूषण मुक्त, इससे प्रदूषण नहीं होता है और ये भी अशांत मतलब ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसके अलावा हानि क्या? इससे हानि ये है ज्वारीय ऊर्जा से कि वन का जो जीव को जो आवास है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और ये दोहन में कठिनाई होगा इसमें। इसके अलावा ऊर्जा का देखिए और आपको दिया हुआ है गैर परंपरागत स्रोत 3 और दिए हैं, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु के बारे में क्या दिया बुक में दिया, देखते हैं। तो लाभ क्या है परमाणु ऊर्जा के? बड़ी मात्रा में ऊर्जा, इसमें ऊर्जा बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ उत्पन्न, इसमें रेडियो एक्टिव जो होता है, जब विखंडन होता है तो इसमें मेरा रेडियो एक्टिविटी निकलता है जो व्यर्थ फालतू बर्बादी होता है उसका, और ये बहुत खर्चीला होता है। इसके अलावा बायोगैस को देखते हैं लाभ क्या है? इसमें लागत कम लगता है, कम लागत में होता है, इसका आसानी से हम लोग उपयोग कर सकते हैं।
जैव व्यर्थ मतलब सड़ा हुआ खाना या सूखी पत्तियाँ, इस सभी का उपयोग होता है और बायोगैस का उत्पादन होता है। हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका मेन कारण है। तीसरा मेरा दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा। तो इसका लाभ जानते हैं पहले। ये स्वस्थ है, साफ है और पर्यावरण का मित्र भी है और हर समय ये उपलब्ध होते हैं। हानि क्या है? तो शहर से बहुत दूर होते हैं, जिसको कि सभी जगह तक पहुंचाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा। अब इस सभी के बारे में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, सभी के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का जो हीट है, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है, हम लोग फील करते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में, इस तरह सेल दिख रहा है आप लोग को, सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को हम लोग सौर सेल में उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों के से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। दिख रहा है, सभी को एक साथ जोड़ा गया है और उसके मदद से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जहाँ पे धूप ज़्यादा जहाँ का सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, वहाँ पे ये ऊर्जा बहुत कारगर साबित होगा। और सौर ऊर्जा का उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आगे बात कर सकते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत मतलब बोलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, पवन चक्कियों का उपयोग किसमें होता है? तो अनाज को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए चिरका मतलब होता है बहुत लंबे समय से। तो पवन चक्की उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए, इसके अलावा जल निकालने के लिए बहुत लंबे समय इसका उपयोग हो रहा है। आज वर्तमान में पवन चक्कियों के तीव्र गति से चलती हवाएं, पवन चक्की आज तीव्र गति से जो हवाएं चलती है उसके कारण हमारी पवन चक्की घूमती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित होते हैं। पवन चक्की मेरा कहाँ लगा होगा? तो तटीय क्षेत्रों में और पर्वतीय घाटियों में। कहाँ लगे होंगे पवन चक्की? तटीय क्षेत्रों में और पर्वतीय घाटियों में, जहाँ पे प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है, वहाँ इसे स्थित किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, वीके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। पवन ऊर्जा कौन कौन से देश में पाए जाते हैं? तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, वीके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। इसके आगे देखते हैं बच्चों हम लोग परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय प्राकृतिक द्वारा प्राप्त है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है। परमाणु ऊर्जा जो है, जो प्राकृतिक तौर से जो हमें प्राप्त है रेडियो एक्टिविटीज पदार्थ, जैसे यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों के परमाणु जो है
यूरेनियम और थोरियम जो इसके परमाणु है उसके केंद्रक में जमा होते हैं, वहीं से हमारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों, ये पदार्थ जो कौन पदार्थ, यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में इन दोनों का नाभिकीय विखंडन होता है पदार्थों का, और उसी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक, परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़े उत्पादक देश जो है वो अमेरिका है, यूरोप है। सबसे बड़े जो उत्पादक देश है परमाणु का, अमेरिका और यूरोप है। इसके अलावा भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम, भारत राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, डिपोजिशन है। और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्या चाहिए, थोरियम चाहिए और यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम आपको झारखंड में प्राप्त होते हैं और थोरियम आपका कहाँ प्राप्त है, केरल में। केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र, भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में नहकागा है। ये सभी क्या है, परमाणु ऊर्जा से केंद्र है जहां से परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त, ताप कहाँ प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर प्राप्त होते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ, जब पृथ्वी के अंदर जाएगी नीचे, जो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, लगातार वृद्धि होता है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह में सरफेस में, भूसतह पर गर्म झरनों के रूप में प्रकट हो सकता है। कभी कभी वो नीचे से गर्मी ऊपर आ जाता है भूसतह में, जैसे झरनों के रूप में आ जाता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। इसी ताप ऊर्जा का हम लोग शक्ति उत्पादन करने में उपयोग करते हैं। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, भूतापीय ऊर्जा से हम लोग खाना बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे उष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। सबसे बड़ा वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा जो भूतापीय ऊर्जा का जो प्लांट लगा है, कौन लगाया बच्चों, अमेरिका लगाया है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और मध्य अमेरिका है और देश है। लेकिन सबसे जो विश्व में सबसे बड़ा जो भूतापीय ऊर्जा का जो प्लांट बना है, कौन बनाए, अमेरिका बनाए है। भारत में भी है। भारत में कहाँ है, तो भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और लद्दाख में है पूना घाटी। ये दोनों जगह भूतापीय ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। विश्व में पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस से बनाया गया था। विश्व में सबसे पहला जो था ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस से बनाया गया था। अब ज्वारीय ऊर्जा के बारे में लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। तो ज्वार से उत्पन्न, ज्वार दो होते हैं, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकर में, नहरों, इस तरह देख सकते हैं, नहरों मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। बांध के निर्माण से इन लोगों को किया जाता है।
उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांधों में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया। जब उच्च ज्वार आता है उस समय टरबाइन को घुमाने में उसका उपयोग किया जाता है। टरबाइन जब घूमता है उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा के कौन कौन से देश जहाँ निर्माण होता है, तो रूस है, फ्रांस है, इसके अलावा भारत में कच्छ की खाड़ी, ये सभी ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख देश के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लास्ट है बायोगैस। तो जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट गैसीय ईंधन में बदला सकता है। मृत पौधे हो गए या जंतु का अवशेष हो गए या पशु का गोबर हो गया, इसके अलावा रसोई के अवशिष्ट को हम लोग गैसीय ईंधन में हम लोग बदल सकते हैं। इसे ही हम लोग बायोगैस कहते हैं। तो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है। जो जैविक अपशिष्ट मतलब मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशु को, इस सभी को बोलते हैं जैविक अपशिष्ट। तो जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण से कहाँ निकलता है हमारे बायोगैस में, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो बायोगैस से हम लोग खाना पका सकते हैं, इसके अलावे विद्युत का निर्माण कर सकते हैं और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का हम लोग निर्माण या उत्पादन कर सकते हैं। ऊर्जा सर्वव्यापी है, ऊर्जा सभी जगह है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है, एक अलग कुछ कर सकते हैं, और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा का भविष्य को सुनहरा बनाए। क्लास यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।